इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव की धमक के साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे अब उठकर सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें लव जिहाद अब बड़े पैमाने पर सामने चला आ रहा है। मुजफ्फरनगर की हम ताजा घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रांति सेना नाम के एक हिंदू संगठन ने तमाम बाजारों में घूम घूम कर लोगों को हर तरह की चेतावनी जारी की है। हरियाली तीज के मौके पर यह कहा जा रहा है कि मेहंदी लगाने वाले लोग जो कि सैलून्स में काम करते हैं या फिर लड़कियों के और औरतों के हाथों में मेहंदी लगाते हैं, अगर यह मुसलमान निकले तो उन लोगों की खैर नहीं, उन सैलून्स की खैर नहीं जहां पर इस तरह के लोग काम करते हैं, क्योंकि मुसलमान इस तरह की गतिविधि के जरिए लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई भी अभी तक ऐसी कोई दलील सामने आई नहीं है, ना ही इस तरह का कोई मामला है, लेकिन क्रांति सेना इसे अब मुद्दा बनाकर बड़े पैमाने पर सामने है। तो उनके वीडियो जब सामने आए जिसमें वो दुकानदारों को धमका रहे हैं, खुली सड़क पर लोगों को धमका रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस ने क्रांति सेना के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस एफआईआर से क्या होगा। कुछ ही दिनों में इन सबों को जमानत मिल जाएगी और ये दोबारा ऐसे ही हरकत करने लगेंगे। आखिरकार कैसे संविधान के द्वारा ये हम सबों के पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि पूरे देश भर में हम कहीं पर भी कोई काम कर सकते हैं, तो फिर एक धर्म विशेष को किसी काम से रोकने के लिए कैसे ये बातें उठाई जा सकती हैं और कैसे इस तरह के उन्माद को फैलाया जा सकता है, और वो भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के होते हुए। इन तमाम सवालों पर आज ही हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट। वो लविंग जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है, चूंकि इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लविंग जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कों को बहकाने का काम चल रहा है मुस्लिम लड़कों द्वारा, और उन्हें इसके लिए ऐड भी मिलती है। क्या आपको लगता है कि हिंदू बेटी अगर मुस्लिम कारीगर से मेहंदी लगवा लेगी तो लव जिहाद का शिकार हो जाएगी? हाँ, अधिकांश मामलों में ऐसा पाया गया है। अच्छा, तो आपने क्या किया? हमने पिछले साल से इस मुहिम को चलाया है और उसकी व्यापारियों ने भी पूरा सहयोग दिया है। पिछली बार और इस बार दोनों ही बार कोई मुस्लिम लड़का किसी दुकान पर नहीं पाया गया। आप ये मुहिम चला रहे हैं, क्यों ये मुहिम चला रहे हैं? जो हमारी मुहिम है लव जिहाद के खिलाफ है। हमारा मानना है जो हिंदू तीज त्योहारों पर जिस तरह मुस्लिम युवक हिंदुओं को मेहंदी लगाते हैं, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर पे जो मुस्लिम लोग काम करते हैं, तो वहाँ से भी लव जिहाद की शुरुआत होती है और क्रांति सेना हमेशा इस तरह कार्य हम लोग करते रहते हैं। किसने कहा आपको ये लव जिहाद की शुरुआत वहाँ से होती है? हम देखते हैं वो। हाँ। हम लोग हमारे सड़कों पर रहते हैं, हमने पाया गया है कि पहले जो लोग पहले मेहंदी लगाने आते हैं उनसे बातचीत में अपना फोन नंबर ले लेते हैं वो लोग, और उनका एक मुहिम भी है, उनका एक मिशन उनका है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है लव जिहाद की उन्हें। तो आपको किसने कहा कि आप सर्टिफिकेट दें, मेरे से मेरी धार्मिक पहचान जो हमारे उद्देश्य है, क्रांति सेना हिंदू संगठन है, लव जिहाद के खिलाफ। सर, मेहंदी लगाने में कहां से लव जिहाद हो गया? होती है मेहंदी लगाने में शुरुआत वहीं से होती है। दलीलें जो दी जा रही हैं क्रांति सेना के द्वारा वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। जाहिर सी बात है, इन दलीलों में कहीं कोई दम नहीं है, और पवन नारा ने अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट किया कि किस तरह से ये सिर्फ उन्माद फैलाने की एक कोशिश है। लेकिन जिस तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश को मुजफ्फरनगर में अंजाम दिया जा रहा है, आखिरकार इसका मकसद क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव? और उसके साथ साथ इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के द्वारका में अगर हज हाउस का निर्माण होता है तो विश्व हिंदू परिषद मानती है कि यह आतंक का अखाड़ा बन जाएगा, आतंक का केंद्र बन जाएगा। ऐसा क्यों? इस मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। मुकाबला जारी है। तो हमने आपको बताया कि इस तरह से मुजफ्फरनगर में एक पूरी कोशिश की जा रही है क्रांति सेना के द्वारा कि मेहंदी हरित मेहंदी के हरित पूरे मामले पर कैसे मेहंदी लगाने को लेकर, हरित तीज के मामले पर मेहंदी लगाने को लेकर हिंदू मुस्लिम कर एक विभाजन की पूरी तैयारी और इसे लव जिहाद का जामा पहनाया जा रहा है। पवन नारा वहां पर उन दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, जिन्हें मेहंदी लगवाने की पूरी बात पर क्रांति सेना ने धमकाया है। देखिए जरा। यही कह रहे थे कि भी मुस्लिम लड़का ना बैठे, मेहंदी वाला कोई इस तरह से ना बैठे यहाँ पर। अच्छा। दुकान के आगे। तो ऐसी दलील के लिए उन्होंने कहा क्या? क्यों ऐसी वो बात कर रहे थे? भाई वो ये समझते होंगे कि भाई कोई लव जिहाद ना कर दें इस तरह से। तो धमकाने वाला अंदाज था? नहीं, आराम से बात की। धमकाने वाला अंदाज नहीं था उनका। आराम से बात की, क्योंकि वो भी यहीं पास के ही दुकानदार थे कुछ आप साथ में। यहाँ पे आ रखे थे जी, और मुसलमान को ढूंढ रहे थे यहाँ पे। वैसे मुसलमान पहले ही भाग गए थे सब। अच्छा, भाग गए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सचमुच डर का माहौल था?
हाँ जी, डर का माहौल था पूरा। हाँ हाँ जी। और क्या पूछ रहे थे वो, आपसे क्या पूछा? यहाँ पे आए थे जी, ये पूछ रहे थे कि कोई मुसलमान तो नहीं है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि ऐसी बात करने की कोई तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता। क्या कहा गया था? कोई भी मुसलमान का लड़का मेहंदी नहीं लगाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यही बातें कोई अच्छी बात थोड़ी होती बेटा। इससे तो समाज बिगड़ेगा ही, और क्या सुधरेगा। तो यहाँ मोहम्मदन काम करते हैं, तो क्या वो डर के चले भी गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम काफी समय से कर रहे हैं वो तो करेंगे ये काम, ऐसा नहीं है को नहीं जाएंगे। कोई गलत बात गलत है, गलत तो गलत है। तो आपने देखा मुजफ्फरनगर में किस तरह से अब एक नई ध्रुवीकरण की शुरुआत की जा रही है। सलमान त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, शोए जमई इस्लामिक स्कॉलर और अतिउर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ साथ हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली में हज हाउस नहीं बन सकता, इसके ऊपर वीएचपी का विरोध क्यों है, इस मुद्दे पर भी बहस। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुजफ्फरनगर और उसके साथ साथ दिल्ली, इन तमाम जगहों पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है और सबका संबंध क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से। सलमान त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, शोए जमई जी इस्लामिक स्कॉलर और अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूं। मुजफ्फरनगर में जो वीडियो सार्वजनिक हुआ है, उस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है योगी सरकार को? क्योंकि अगर इस तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है खुलेआम, तो ये तो गलत है ना। सलम जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सलमान त्रिपाठी जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। यही सवाल मैं विजय शंकर जी आपके पास लेकर आता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर कोई भी मुसलमान हरियाली तीज पर दिखाई दिया, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, अचानक से हर किसी का फोन हमारे से डिस्कनेक्ट हो गया। मुद्दा शायद कुछ ज्यादा ही ज्वलनशील लग रहा है और इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने अभी आपको बताया हमारे संवाददाता पवन नारा मौजूद है मुजफ्फरनगर में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है, बताई है कि किस तरीके से वहां पर क्रांति सेना के तमाम लोगों ने सड़क में घूम घूम कर हर किसी को डराने धमकाने की कोशिश की। कहा कि अगर हरियाली तीज के मौके पर कोई भी मेहंदी लगाने वाला मुसलमान अगर किसी हिंदू लड़की के कलाई पर और हाथ पर मेहंदी लगाता हुआ मिल गया तो उसकी खैर नहीं। सरे बाजार में ये इस तरह की धमकी दी गई है और खुलेआम ये चुनौती दी गई है। विजय शंकर जी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, मुजफ्फरनगर का ये जो मामला है, ये जिस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है, आप क्या इसको नहीं मानते कि ये दरअसल हिंदू मुसलमान के तौर पर एक बड़ी साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? अजय जी, बिल्कुल लो जी, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर एक, अभी 7-8 साल पहले तक कोई भी लौ जिहाद को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आज मीडिया स्वीकार करता है, देश की जनता स्वीकार करती है, सारे समाज के लोग स्वीकार करते हैं और यहां तक कि 7 राज्य सरकारों को लौ जिहाद के माध्यम से जो धर्मांतरण का नंगा नाच होता है, षड्यंत्र चलता है, उसके लिए उसके खिलाफ एक कानून भी बनाना पड़ा है। और केवल हिंदू नहीं, केरल में जो ईसाई लोग हैं वो भी लौ जिहाद की सच्चाई को बोलते हैं और कहते हैं ईसाई जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ लौ जिहाद का काम चलता है। इस बात को स्वीकार करने के बाद भी हम ये बात कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यानी हिंदुओं को जो जिहादी षड्यंत्र चल रहे हैं। विजय जी, मुझे ये बताइए कि ये कहां का नियम है? इस आजाद हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट है हर भारतीय नागरिक का कि वो कहीं पर भी कोई भी काम कर सकता है, काम करने से भी रोक दीजिएगा। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपकी लाठी वहां तक चल सकती है जहां तक मेरी नाक का सीमा है, मेरी नाक की सीमा तक अगर आपकी लाठी आएगी तो या तो लाठी टूटेगी या तो सामने वाले की नाक, यानी कि आप खुलेआम धमकी देंगे? दूर तक रहना चाहिए, ये निश्चित तौर पर क्रांति सेना जिस तरह से खुलेआम धमकी दे रही है मुजफ्फरनगर की गलियों में, ये सही है आपके हिसाब से? विजय जी, पूरा अधिकार है। विजय जी, मैं बहुत संजीदगी से आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर कभी शक नहीं करता, लेकिन ये मुझे बताइए, क्या ये सही है मुजफ्फरनगर की गलियों में खुलेआम धमकी देना कि अगर मुसलमान दिखाई दिया तो उसकी खैर नहीं? ये हाल हो गया हिंदुस्तान का। अजय जी, कहना भी धमकी माना जाता है क्या? यानी हमें अपनी लड़कियों को बचाने का कोई अधिकार नहीं है? हमें पता है कौन कौन से माध्यम अपनाए जाते हैं, हमें ये पता है कि लड़कियों के फोन नंबर लिए जाते हैं,
किया जाता है, इसके बाद ये षड्यंत्र लड़कियों के फोन नंबर लेने से लव जिहाद कैसे हो जाता है विजय जी? ये बात किसके समझ में आएगी सर? मैं कहता हूं कि माध्यम, ऐसा कौन सा मामला आज तक सामने आया है जिसमें मेहंदी लगाने वाले ने किसी लड़की को भगा लिया हो? ऐसी घटनाएं जब आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां फोन नंबर लेने के बाद फोन किए जाते हैं। तो आज आप ये जब बात कर रहे हैं, जिनकी लड़की चली जाती है, जिनकी लड़कियों का लव जिहाद हो जाता है, षड्यंत्र चल जाता है, तो उनके लिए अजय जी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए शोएब जमाई साहब से मैं एक छोटी प्रतिक्रिया ले लूं। शोएब जमाई साहब, अभी जो आपने सुना विजय जी कह रहे हैं लव जिहाद मेहंदी लगाकर किया जा रहा है, शोएब जमाई साहब। देखिए, मुझे आश्चर्य ये होता है कि विजय शंकर जी जैसे बड़े मतलब समझदार व्यक्ति भी अगर खुलेआम धमकी दें किसी समाज और संप्रदाय को और कहें कि भाई हम लाठी भी तोड़ देंगे, यानी कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो भारत की जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ की बात है, तो फिर मैं समझ सकता हूं कि जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो छोटे मोटे वर्कर हैं, कार्यकर्ता है, 50 रुपए 100 रुपए में आके नारा लगा के चले जाते हैं, उनकी क्या मानसिकता होगी। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, हमारे गांव में एक कहावत है कि किसी जमीन को 3-4 महीने ऐसे बंजर छोड़ देते हैं ना, तो वापस आके देखेंगे तो उसमें बहुत अनवांटेड प्लांट्स और बुशेस जो है उग आते हैं। तो उसको क्या है, आज क्या है कि हमने जो सिविल सोसाइटी है, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी प्रशासन, हमारी सरकार ने जो कान में तेल डाल के सो गए हैं और हम एक्टिव नहीं है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, इस वजह से इस तरह की जो है संगठन बहुत सारे उग आए। अब इसका एक क्रोनोलॉजी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का जब से बिगुल बजा है तब से ही जो है आप देख रहे हैं, कभी करनी सेना, कभी ये पिंकी चौधरी, कभी ये नरसिंहानंद डासना वाले, और ये सारे लगातार मामले आ रहे हैं। और इसको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये बात समझने में कि भाई ये सब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संस्थाएं हैं और उनको खुली छूट दी गई है। चलिए इसका जवाब सलम त्रिपाठी जी दे रहे हैं। सलम त्रिपाठी जी इसका जवाब दीजिए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बस मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, खुलेआम इस देश में जो है एक साजिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक दंगे की स्थिति बने, लेकिन हमारा समाज बहुत सहिष्णु है, हम बर्दाश्त करते हैं। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं शोएब जमाई। हम कहते हैं कि भाई प्रशासन इसमें यहाँ से काम करे। योगी सरकार के तहत क्या इस तरह की बातें हो सकती है? क्या खुलेआम धमकी दी जा सकती है? सलम जी। देखिए अजय जी, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा संविधान, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं और हमारा जो हिंदू सनातन धर्म रहा है, कभी इस तरह का नहीं रहा है कि हम किसी को इस आधार पर रोकें। निश्चित तौर पे उसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है, सरकार ने कार्रवाई की है, आपको पता है गिरफ्तारी हुई है। बहुत एक अनजान सा कोई संगठन है जिसको आपने इतना महत्व आज अजय जी दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, आपको पता है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इस बात को लेकर भी मंथन होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की तमाम जगहों पे लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे एक हिंदू परिवार के घर में फंक्शन था और कैसे थूक लगाकर रोटी बनाई जा रही थी। लोगों ने ये भी देखा होगा कि कैसे थूका जा रहा था। मैं दरअसल आपका ही एक ट्वीट है जो 6 घंटे पहले आपने किया था, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसका आपको कोट कर रहा हूं और मैं उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दर्द से कराहते ये दो बदमाश छटे हुए बदमाश हैं, इन्हें गुमान था कि कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी भ्रम में उत्तर प्रदेश घुसने की भूल कर बैठे, नतीजा इस हाल में जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लोग अब अपराधियों से कहने लगे हैं, इजराइल का मजा चाहिए, घर अपने देश में, कभी चले आना उत्तर प्रदेश में। साहब, बदमाशों के साथ इस तरह का व्यवहार, जो वीडियो आपने किया है वो सामने है। सड़कों पर लोगों को धमकी देते हैं, एक एफआईआर दर्ज होती है, 4-5 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जाता है। प्रिवेंटिव कस्टडी, दैट्स इट। सलमान जी, ये तो कानून का आचरण नहीं है ना। इजराइल का व्यवहार और इजराइल का मजा तो इनको भी आना चाहिए ना। नहीं अजय जी, आप स्टूडियो में बैठ के कैसे तय कर सकते हैं कि लोगों के खून बहाने वाला एक व्यक्ति जो अब तक दर्जनों लोगों की हत्या कर चुका है, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, और समाज के भीतर जाके कुछ लोग मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा आज बदमाशों को लेकर कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है, यहां पर खुलेआम धमकी दी जा रही है, मुसलमान दिखाई दिया तो ठीक नहीं होगा। ये तो सरासर संविधान को तार-तार करना है। देखिए
अजय जी, आपका नैरेटिव है। हमने कहा ना कि कार्रवाई हुई है। कोई और प्रदेश होता तो इसी अखिलेश यादव जी की सरकार में अभी दंगे की बात कर रहे थे, हमारे एक साथी बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाएगा। 400 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। और क्यों हुए थे कि 2 जाट भाइयों ने अपनी बहनों के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था, उनको पीट पीट कर मार दिया गया था। और उसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जाटों की हत्याएं हुई, दलितों की हत्याएं हुई। पिछले 4.5 साल के भीतर योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ का कानून है। और यहाँ के जो अपराधी है, उनको जो सरपरस्ती देने वाले लोग हैं, आज अपराधियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि अपराधियों को बचाना है। उनके साथ सरकार इतना क्रूर व्यवहार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। आप चिंता मत कीजिए, यहां कोई दंगा नहीं होने वाला, यहां कोई भेदभाव नहीं है। आज उम्मीद है कि कभी दंगा नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था बहाल रखेगी। 15 सेकंड मुझे दीजिएगा अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, 15 सेकंड दीजिएगा। मैं एक निवेदन करूंगा जी, प्लीज। एक आखिरकार ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है? आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? ऐसा विश्वास क्यों पैदा हो रहा है? इस पर भी अजय जी को एक शो करना चाहिए कि जब किसी शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी खिलाई जाती है, जब फल के ऊपर थूक लगाकर फल बेचा जाता है, जब सब्जी के अंदर थूका जाता है, तो उस समाज को भी जो यहां बैठकर इस तरह की बातें करता है, जाकर अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए कि नफरत का ऐसा रूप ही नहीं होना चाहिए कि आप किसी हिंदू परिवार के घर में अगर बेटी की शादी है तो आप रोटी में थूक लगाकर बांटेंगे, आप किसी हिंदू को देखेंगे तो थूक लगाकर फल खिलाएंगे। यह भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अजीज खान, देखिए अजय जी, मैं लगातार सभी लोगों के कमेंट को सुन रहा हूं और वाकई में मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि देखिए आज 4.5 साल का वक्त बीत गया, 6 महीने चुनाव के बचे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, और जनता को भी लगने लगा साहब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जो इनके सहयोगी संगठन है जिस तरीके से नफरत का बीज बो रहे हैं, ये वाकई में आने वाली नस्लें इनको माफ नहीं करेंगी। अजय जी, एक बात आप समझ लीजिए, आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि साहब किस तरीके के नफरत का बीज आप बो रहे हो, किस तरीके का नफरत का जहर घोल रहे हो। साहब ये हिसाब देना पड़ेगा इसका। मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से आप फसाद बर्पा कर रहे हैं और फसाद पैदा करवा रहे हैं, ये जान लीजिए कि किसी शायर ने कहा था, मैं एक शेर के माध्यम से पूरी बात को व्यक्त करना चाहता हूं अजय जी, कि आप फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हैं, काम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हैं। आप भी महफूज ना रह पाएंगे, नादानी में आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हैं। तो ये बारूद बिछाने का काम चल रहा है, जो नफरत फैलाने का काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता समझती है अजय जी, आप कितना भी नफरत फैलाओ, आपस में दंगा होने वाला नहीं है। हिंदू और मुसलमान भाई आपस में मिलकर रहने वाला है। सलब जी आपका जवाब दे रहे हैं इरफान साहब, सलब जी आपका जवाब दे रहे हैं, फिर मैं ज़कीरुर रहमान साहब के पास जा रहा हूं। सलब जी जी। अजीज साहब ने शेर सुनाया कि बारूद बिछाते क्यों हो। मैं इनसे पूछूंगा बारूद बनाते क्यों हो। ये 400 दंगे क्यों किया समाजवादी पार्टी की सरकार में? जाटों की हत्याएं क्यों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में? दलितों की हत्याएं क्यों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में? आज योगी जी का खौफ है तो दंगा करने की किसी की हैसियत नहीं है, चाहे वो कोई हो। मैं ये नहीं कह रहा किसी धर्म की बात, कोई भी हो, दंगा करने की हैसियत नहीं है। तो आप आज उसको गंगा जमुनी तहजीब का ड्रामा बता रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 दंगे क्यों हुए, क्यों हिंदू भाई मारे गए, क्यों दलित भाई मारे गए? ज्यादा ही विशेष दिखाई दे रही है हमारे इस शो में। लेकिन इस बीच जरा ज़कीर भाई के पास चले। अतिकुर रहमान साहब, सवाल यह है कि आज जो मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है, क्या आप इसे सही किसी भी तरीके से मानते हैं? क्या लव जिहाद इस कदर बढ़ गया है अब कि मेहंदी लगाकर मोबाइल नंबर लेकर लव जिहाद किया जा सकता है? रहमान साहब जी। अजय साहब, आप मुझे सिर्फ रहमान या अतीक भी कह सकते हैं। जी रहमान साहब, बिल्कुल जी, शुक्रिया। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है अजय जी कि अ पर्सन स्टैंडिंग इज डिटरमिन्ड बाय द फैक्ट वेयर ही सिट्स। एक व्यक्ति का जो स्टैंड है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी उठक बैठक कहां पर है। देखिए, मैं भी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आता हूं अजय जी, और हमारे बचपन में हमको भी बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई गई, बताई गई। उसके बाद में जब स्कूल कॉलेज गए तो हमको मालूम पड़ा कि भाई हमारा एक संविधान अंदर इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है और लिबर्टी है। ये 3 अहम चीज अगर शलमनी जी उसको पढ़ लेते या हमारे तिवारी जी पढ़ लेते तो मैं समझता हूं आज बैठ के इतनी बेकी बातें करना इनको
वो नहीं होता। देखिए अजय जी, लिबर्टी का जो टेस्ट है शायद इन्होंने कभी चखा भी नहीं होगा, और ये इसी की वजह है कि आज इलेक्शन के दौरान ये होड़ लगी हुई है बीजेपी और सारे के सारे संघ परिवार में कि वो किस तरह से अपने ऊंचे बैठे हुए लोगों को ये सिद्ध कर दे कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी मैं हूं, और ये हिंदुत्ववादी जितनी नफरत फैला के साबित करेंगे उतना इनको टिकट मिलने की या तो संभावना बढ़ जाएगी या इनको कुछ नोट वगैरह मिल जाएंगे। मेरी समझ के बाहर है, क्या फायदा पहुंचेगा इनको ये नफरत फैला के। अजय जी, ये जितना कुछ हो रहा है, मैं खान साहब की बात पे पूरी तरह से सहमत हूं। ये गिने चुने हिंदुत्ववादी हिंदू मुसलमान की एकता को रद्द नहीं कर पाएंगे। विजय शंकर तिवारी जी, जानबूझकर होड़ लगी है अपने आप को हिंदूवादी साबित करने में। विजय शंकर तिवारी जी। अजय जी, अतीकुर रहमान बोल गए, मुझे लगता है शोएब बोल गए और हमारे अजीत भाई बोल गए, और वो बड़ी सहिष्णुता की बात कर रहे थे कि कितना सहिष्णु समाज है। तो आपको बताता हूं कि अंकित शर्मा की मृत्यु क्यों हुई थी। यानी बहुत सारे ऐसे बालकों की या नौयिकों की हत्या हुई जिन्होंने गलती से या जानबूझ करके मुस्लिम लड़कियों से कहीं प्यार कर बैठे, और चूंकि प्यार कर बैठे लड़की मुस्लिम थी इसलिए उनकी हत्या हो गई। इतना सहिष्णु समाज है। अभी डासना की बात कर रहे थे शोएब, तो अभी 2 संतों को गला रेतने की बात हुई है, अभी भी अस्पताल में वो जूझ रहे हैं। तो यानी आपके धर्म के विषय में कोई एक प्रश्न कर देगा, आप उसका गला काट देंगे। वहां पर इतनी सहिष्णुता है। यानी मुस्लिम समाज की किसी लड़की से कोई प्यार कर लेगा नौयक, तो उसका गला काट देंगे। अगर किसी हिंदू लड़की से कोई मुस्लिम लड़का शादी करता है, प्यार करता है, और लड़की मना करती है, तो आप लड़की को मार देंगे। इतनी सहिष्णुता है। आप ये बताइए कि हिंदू समाज के विषय में बड़ी बड़ी आप बात कर रहे थे, तो कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर प्यार की बात हुई और आप राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, मंदिरों को गाली देते हैं। कितने ऐसी घटनाएं आपके सामने आई, कितने प्रकार के इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। हिंदू समाज में कितने गले रेते हैं, लेकिन गले रेतने को भी शोएब भाई आप उनका समर्थन करते हैं। अगर मेरे धर्म पर कोई उंगली उठा देगा तो मैं गला रेत दूंगा। खुलेआम बात करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आप आलोचना करते हैं, आलोचना करने का अधिकार आपको है, लेकिन आलोचना की एक सीमा होनी चाहिए। चलिए जमई साहब, शोएब जमई साहब जवाब दिए साहब। शोएब जमई साहब जी, देखिए अजय जी, मैं तीन बिंदु पे जवाब दूंगा। सबसे पहले विजय शंकर जी ने सही बात उठाई है डासना की, तो चलिए आज बात कर ही लेते हैं। ये डासना क्यों इतना रोजाना चर्चा का केंद्र बन जा रहा है। डासना में ये जो मंदिर है उसमें यही नरसिंहानंद करके शख्स है, यही वही आदमी है जो हिंदुस्तान के दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके हमारे आराध्य, सपोज दैट कि कोई मुसलमान अगर किसी भगवान को गाली दे दे तो कितना हंगामा मचता है। इसी तरह ये हमारे आराध्य यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये गाली दे करके गया, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और हम बर्दाश्त करते रहे। ये हमारी सहिष्णुता का परिचय नहीं। यही वो आदमी है जिसके मंदिर के अंदर उस आसिफ की पिटाई की गई। यही वो आदमी है जिसके लोग जो अभी जंतर मंतर पे नारे लगाए थे, उसके भी लोग वहां मौजूद थे जो काटने और मारने की बात कुछ कह रहे हैं। विजय जी और शोएब जी एक साथ ऐसा काम करता जा रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके यहाँ से बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? गला रेता गया, लेकिन ये वही आदमी है ना। अब आप बताइए कि हम कितना बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करें? आप बताइए, कोई आपके आराध्य को गाली दे देगा तो आपको कैसा लगेगा? इसने हमारे आराध्य को गाली दी और हम चुप रहे। सोचिए ना, इससे बड़ी क्या सबूत आप लेंगे हमसे? अभी कोई यहाँ से कोई मुस्लिम लीडर यहाँ से बयान दे देता है तो उस पे एनएसए और यूएपीए लग जाता है। लोग खुलेआम मारने की बात कर देते हैं और उसको 2 दिन में बेल मिल जाती है, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये सारे लोगों को प्रिवेंटिव, ये ऐसा क्यों? जो कहने में 35 दिन गिरफ्तारी है। अच्छा शोएब भाई जरा विजय जी का जवाब सुन लीजिए। थोड़ी उनकी आवाज कम आ रही है, उनका जवाब सुनना बहुत आवश्यक है। फिर मैं सौरभ जी के पास चल रहा हूँ। विजय जी प्लीज जवाब दीजिए इसका। विजय जी प्लीज, विजय जी। विजय जी इसका जवाब दें आप। क्या नहीं, मैंने प्रश्न किया, इन्होंने थोड़ी किया, मैंने किया प्रश्न। इन्होंने कहा कि दासना का जो पूरा मामला है वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है और इस्लामिक समाज ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कानून का दोहरा मापदंड है जो कि इस देश में लागू किया जा रहा है, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। यह कहना है शोएब जमई साहब का।
अजय जी रोज राम और कृष्ण और इनको गालियां दी जाती हैं। कितने मुस्लिम गिरफ्तार हुए ये बताइए आप? कितने लोगों को इस बात पर गिरफ्तार कर लिया कि हिंदुओं के आराध्य देवताओं को गाली दी है? यानी आप अपने तरफ तो लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र है, आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी देवी देवता को और उस पे यहाँ से एनएसए यूएपीए ना लगाओ। आप बताइए ना, क्या कोई कॉन्टेक्स्ट में गलत रेट देंगे आप? गलत रेट देंगे आप यहाँ से खुलेआम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ये लोग अपशब्द करके कहे, क्या हमने कुछ एक्शन दिया? क्या हमने धमकी दी? नहीं दी ना। हम तो इंतजार करते रहे कि कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन नहीं हो रहा है। यही तो मुस्लिम समाज में रोष और गुस्सा बढ़ता जा रहा है लगातार कि भाई आप कैसे इस तरह के लोगों को खुला छोड़ देते हैं, इस तरह के लोगों को आप खुलेआम छोड़ते हैं। इनको जेल के सलाखों के पीछे जो होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को भी शामिल करना चाहिए। सलम मनी जी और डॉक्टर अजीज, आप दोनों से ये सवाल, क्या वाकई में हिंदू और मुसलमानों के लिए देश में कानून के पालन और उसके लागू किए जाने को लेकर भेदभाव किया जाता है? सलम मनी जी पहले आप जवाब दे रहे हैं। अजीज साहब, हाँ, भेदभाव तब होता था जब उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके होते थे, हमारी अयोध्या को उड़ाने का प्रयास होता था, हमारी काशी को उड़ाने का प्रयास होता था, कचहरी लखनऊ को उड़ाने का प्रयास होता था और धर्म के आधार पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। भेदभाव तब होता था जब मुख्यमंत्री के कार्यालय में, मुख्यमंत्री के घर पर रोजा इफ्तार की दावतें होती थी और हिंदुओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे होते थे, कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलती थी। आज ये सब नहीं हो रहा। और अभी अतीकुर रहमान साहब बता रहे थे किसको किस आधार पर टिकट मिलता है। देखिए, वो तो रहमान साहब तय नहीं है, लेकिन जितनी कट्टरवादी सोच रखने वाले लोगों को आतंकी देशों से फंडिंग होती है, ये तो प्रामाणिक है कि आतंकी देश उन्हीं को फंडिंग करते हैं जो टीवी चैनलों पे आके जहर उगलते हैं समाज के खिलाफ। कितना सहिष्णु आप हैं, ये राज्यपाल महाशय को पढ़ लीजिएगा। आप पढ़े भी होंगे तो आप बताएंगे नहीं कि राज्यपाल महाशय के साथ आपने क्या किया और कमलेश तिवारी के साथ आपने क्या किया। ऐसे दर्जनों उदाहरण भरे पड़े हैं। डेनमार्क के अंदर एक छोटे से कार्टून में एक पैगंबर साहब का कार्टून छप गया तो लखनऊ की सड़कें खून से किसने लाल की थी? महात्मा बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी थी? भगवान जैन की मूर्ति किसने तोड़ी थी? ये पूरे देश ने देखा है। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु समाज है, इसको इस ढंग से घेरने की आवश्यकता नहीं है और कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा आपकी बातों पर। शोएब साहब क्या कह रहे हैं? शोएब साहब, आप कानून के सलम जी का जवाब दे रहे हैं। आप शोएब साहब और सलम जी जी, शोएब जी आप क्या कह रहे थे? फिर से कहिए। मुखिया का नाम ले रही थी। कमलेश तिवारी की माता जी ने तो वो तो साफ हो गया ना किसने किया था, किसने क्या किया था, वो तो सभी को पता है, पूरे देश ने देखा था। मैं तो कह रहा हूँ राज्यपाल महाशय को भी बताइए, राज्यपाल महाशय के साथ आपने क्या किया था? आपने कमलेश तिवारी के साथ क्या किया? आपने तमाम घटनाओं में क्या किया? आप जाके माता जी का तो सम्मान कर लीजिए। ये पूरा देश देख रहा है। किसी की माँ झूठ नहीं बोलेगी, जिसका बेटे की हत्या हो गई उसकी माँ झूठ नहीं बोलेगी, और उसको उसकी माँ की गवाही तो आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश झूठ बोल रखा है हमेशा कि मुसलमानों ने किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन कमलेश तिवारी की माता जी ने किसी और का नाम लिया था, किसी प्रदेश का मुखिया का नाम लिया था, जो जाट भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर का नाम लिया था कि उनसे खतरा था उनको। 3 दिन पहले कमलेश तिवारी की जो है प्रोटेक्शन हटा दी गई थी, सिक्योरिटी गार्ड हटा दी गई थी। क्यों हटाई गई थी बताइए? सबका विश्वास इसका जवाब आपने नहीं दिया। तो आपको जरूर तकलीफ होती है। सवाल पूछता है तो आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है गुंडों के खिलाफ, आज यहाँ कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आज यहाँ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हत्या से 3 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई थी? इसका जवाब दिया आपने आपके समाज से। और उनकी माता जी ने जो मीडिया में स्टेटमेंट दिया था उसको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। आज यहाँ पर मुकदमे हो रहे हैं, फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए कि किनका नाम लिया, अपराधियों की किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया। मुद्दे पर वापस लौटते हैं। डॉक्टर अजीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज, समाजवादी पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप अभी सलम जी ने लगाए हैं, जवाब दें आप सर। देखिए अजय भाई, ऐसा है कि बीजेपी झूठ के अलावा और कोई काम नहीं करती है। बीजेपी पूरी पार्टी से अगर झूठ और उन्माद को माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी के पास कुछ नहीं बचता है। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, 2014 से लेकर के अब तक एडीआर के मुताबिक आप अजय जी समझिए 124 बार 44 नेताओं ने हेट स्पीच दिया बीजेपी के लोगों ने, और नफरत फैलाने में 500 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है 2014 से अब तक। उससे पहले आप समझिए एडीआर के मुताबिक है, जिसका मुखिया ही इधर उधर की बातें करता हो, नफरत फैलाने की बातें करता हो, तमाम उल्टी सीधी बातें करता हो, जाहिर सी बात है जो साथी कार्यकर्ता है वो तो नफरत की बात करेंगे करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर अब तक आज जो माहौल पैदा हो गया
पूरे देश में शायद इससे पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि इन्होंने नफरत का पूरी बीज बो दिया है, इन्होंने नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। और ये नफरत का माहौल ये आने वाली नस्लों को खिलाफ कार्रवाई हो रही है, खत्म कर देगा। आतंकवादियों को सजा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके अपने लोग नफरत फैलाने में व्यस्त हैं, लिप्त हैं पूरी तरह से। ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपके अपने लोग हैं, और चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही हैं। संपत्ति पे कब्जा हो रहा है। चुनाव को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए एक बात आप समझिए, आज आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, विकास पे बताने के लिए कुछ नहीं है, अब महंगाई पे बताने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार पे बताने के लिए कुछ नहीं है, नफरत के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। सिर्फ नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत की मार्केटिंग कर रहे हैं, और नफरत की मार्केटिंग जो हो रही है ये आने वाले वक्त में 2022 में ये कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब देगी आपको। आप नफरत पैदा कर रहे हैं अपने साथी तक। सलभ जी, जनता के जवाब की तैयारी है आपकी? नफरत पैदा कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नफरत का कारोबार कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आपका जवाब लूं, उसके बाद मैं विजय जी के पास चल रहा हूं। अजय जी 2012 के बाद से ये इसी तरह के दावे कर रहे हैं। 2012 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए थे, 2014 में इनोवा पार्टी में तब्दील हो गए थे, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया ये आपने देखा, 2019 में प्रदेश की जनता ने क्या किया ये भी आपने देखा, 2020 के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका क्या हाल किया वो भी आपने देखा, अभी पंचायत चुनाव हुए इनको उम्मीदवार तक नहीं मिले ये भी आपने देखा, 2022 भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि आज मुख्तार अंसारी की अवैध बिल्डिंग गिराने के लिए, आज अतीक अहमद की अवैध बिल्डिंग गिराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक होमगार्ड जाता है और बिल्डिंग गिराकर चला आता है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आज मुकीम काला जैसे खूंखार अपराधी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि दंगे नहीं हो पा रहे। उत्तर प्रदेश जहां 400 दंगे हुए अखिलेश जी की सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा। आज किसी जाट भाई को अपनी बहन को बचाने के लिए जाकर अपनी जान नहीं गंवानी पड़ रही है, आज किसी दलित को अपनी जान बचाने के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ रही है। 2022 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन एक और सवाल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। विजय जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास द्वारका में हज हाउस नहीं बनना चाहिए, और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कहा जा रहा है। आतंकवाद का केंद्र बन जाएगा हज हाउस, वहां पर तमाम मेवात और अन्य जगहों से जो बस खड़े होंगे वहां पर ऐसा लगेगा जैसे कि मजमा जम गया है, वहां पर हर तरह की गतिविधियां होंगी जो कि गैर कानूनी होंगी। हज हाउस बनेगा नहीं वहां पर, अगर बनेगा तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, ऐसा क्यों साहब? देखो अजय जी, वहां की जितने गांव के लोग हैं जहां हज हाउस बनाने के लिए केजरीवाल ने तय किया है, वो गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। गांव के लोगों ने महापंचायत की कि हमें यहां पर हज हाउस नहीं बनने देना है, वहां के गांव के लोगों ने विरोध किया है। दूसरी बात हमने ये भी कहा है, आपने छोड़ दिया कि केजरीवाल के आत्मा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। हमने ये भी कहा, एक कदम आगे जाकर कहा। आप एक इतिहास देख लीजिए, जब से ये केजरीवाल की लेकिन विजय जी, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं ताकि उसके बाद हम चर्चा करें। सबसे पहले 2008 में शीला दीक्षित की सरकार ने हज हाउस बनाने की प्रस्तावना रखी थी और उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 94 करोड़ रुपए हज हाउस के निर्माण के लिए सैंक्शन किए थे, किसी ने विरोध नहीं किया। यह विरोध पिछले 1.5 महीने से हो रहा है, और जिस पंचायत का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी पिछले 1.5 महीने में हुआ है जब से वीएचपी ने इस मुद्दे को उठाया है। अजय जी, मैं बताता हूं आपको, कुछ नाम गिनाता हूं मैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे। ये क्रोनोलॉजी तो आपको पता है ना, इसका मतलब कि ये विरोध आपके द्वारा ही शुरू किया गया है। मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में हुआ, डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या हुई, केजरीवाल नहीं गए। अंकित गर्ग की हत्या हुई, नहीं गए, ना कोई सहायता की। राहुल राजपूत की हत्या हुई, केजरीवाल ने कोई सहयोग नहीं किया। रतन लाल की हत्या हुई, कोई सहयोग नहीं किया। सब जिहादियों ने मारा ये। और ऐसे जितने भी लोगों की हत्या हुई है, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, ऐसे दर्जन। आराम से नस फट जाएगी। ऐसा लग रहा है कि विजय जी थोड़े ज्यादा उत्तेजित हो गए, उनका कैमरा जरा हिल गया है। जी विजय जी, जी आवाज आ रही सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर। एक मिनट। ऐसी दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं जिहादियों के द्वारा हुई है, लेकिन न केजरीवाल गए, न उनका कोई सहयोग किया। और
आप मुस्लिम ऐसे कुछ लोगों की मृत्यु हुई, उनके पास 1 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाते हैं, अखलाक के घर में 1 करोड़ लेकर पहुंच जाते हैं, मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, हिंदुओं के टैक्स का पैसा मौलवियों को तनख्वाह देते हैं। केजरीवाल जी पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि यहां पर पूरी तरीके से मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक हर जगह सब कुछ मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए हो रहा है और सब कुछ हिंदू विरोधी है। शोएब जमाई साहब जवाब दिए साहब। जी, मैं अजय जी एक बात पूछता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में भारत की छवि चमके, और जाहिर सी बात है कि भारत की छवि चमकाने के लिए बहुसंख्यक समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, 80% आबादी है। अब आप बताइए कि जिस तरीके से ये फ्रिंज एलिमेंट लगातार ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कभी मेहंदी ना लगाओ, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कोई खुलेआम धमकी देके चले जाता है मारने काटने, क्या इससे भारत की छवि अच्छी होगी या हिंदुइज्म की छवि अच्छी हो जाएगी? क्या इस पे घृणा होगी ना? अगर मेरे मन में यहाँ से कोई शंका है तो वो शंका तो और बढ़ेगी, कोई और घृणा बढ़ेगी कि कैसा ये हिंदू समाज है कि जो रोज मारने काटने की बात करता है, मेहंदी लगाने से रोकता है, ये रोकता है। तो आपको खुद समझना है। और हिंदू सलम जी, इसका जवाब देने से पहले मैं रहमान साहब के पास चलूंगा। रहमान साहब, क्या यही धारणा आपकी भी बन रही है? छवि दुनिया में कैसी बनाना? शोएब जी जो कह रहे हैं, क्या उसमें आपको सच्चाई दिखने लगी है? पाकिस्तान जैसी छवि बनाना? रहमान साहब एक छोटी टिप्पणी आपकी, सलम जी जवाब दे रहे हैं। तो पाकिस्तान और तालिबान जैसी छवि आप बनाना चाहते तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा ना, फिर वो भी गलत है। सलम जी याद रखिएगा, पाकिस्तान और तालिबान जैसी छवि आप बनाना चाहते, इसका जवाब आपको देना है। रहमान साहब पहले बोल रहे हैं, उसके बाद आप जवाब देंगे। रहमान साहब जी, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं समर्थन कर रहा हूं शोएब जमाई साहब जो कह रहे हैं। अजय भाई 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल के आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि ये तमाम तुष्टीकरण कर रहा है केजरीवाल सरकार और मुसलमानों के साथ में ये हो रहा है, तो ये सारी चीजें अगर मान भी लें कि अगर इनकी बात में हकीकत है, तो क्या हमारे पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? क्या हमारे पास होम मिनिस्ट्री नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? इन सब चीज सड़क पे उतरना पड़ेगा तिवारी जी को? क्या इसके लिए मार काट के नारे लगाना पड़ेंगे तिवारी जी को? और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं करना चाहूंगा अजय जी, जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं यूपी की सरकार और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, तो ये 11 अगस्त की मेरे पास पेपर कटिंग है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रूलिंग के अंदर फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट को कि यूपी गवर्नमेंट ने 76 क्रिमिनल केसेस अपने ही एमएलए के ऊपर से हटाने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है हाई कोर्ट की मर्जी के खिलाफ आप ये काम नहीं कर सकते। और आज के पेपर में यह शाये हुआ है अजय जी कि यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फेक डिग्री सामने आई है। फेक डिग्री लाकर उन्होंने इलेक्शन जीता पेट्रोल पंप हासिल करने के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर है यूपी का। सलाम अली जी जवाब दें सर। सलाम अली जी। देखिए, जमई साहब को और रहमान साहब को उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कभी समझ में नहीं आएगा, कभी इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते और हमें इस बात की चिंता भी नहीं है कि उनको यहाँ जो आज बेहतर कानून व्यवस्था है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है कि जो तालिबान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, ये तालिबान और पाकिस्तान की मानसिकता कौन रखा है ये सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जब एक कानून आया धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या एक भी व्यक्ति उसके पक्ष में आया? क्या एक बार भी अतीकुर रहमान उसके पक्ष में कुछ कहा? एक बार भी उसके पक्ष में शोएब जमाई ने कुछ कहा? लेकिन आज ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, आज ये देख रहे हैं कि इनका एजेंडा डिरेल हो रहा है, आज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नफरत इनकी नहीं चलने वाली, आज ये देख रहे हैं कि इनका कट्टरपंथ की दुकान बंद हो गई है, तो उत्तर प्रदेश इनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई जारी रहेगी रहमान साहब, उत्तर प्रदेश में इसी रफ्तार से कार्रवाई चलेगी, इसी तरीके से कार्रवाई चलेगी, इसी तरीके से गुंडे और माफियाओं का उन्मूलन होगा, चाहे भले आपको तकलीफ होती रहे। यहाँ पर संपत्तियां जब्त की जाएंगी, यहाँ पर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर इजराइल याद दिलाया जाएगा, यहाँ गुंडागर्दी करने वालों को इजराइल याद दिलाएंगे हम। आप लाख चिल्लाइए, आप लाख परेशान होइए। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें आपसे प्रशंसा की उम्मीद हम नहीं करते, क्योंकि आप जो नैरेटिव लेकर चलते हैं, आप जो चश्मा पहनकर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार आपको पसंद नहीं आएगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई इसी रफ्तार से चलेगी। आप परेशान होते रहिए। आज आतंकवादियों की चमड़ी उधेड़ रहे हैं हम, आतंकवादियों की हम चमड़ी उधेड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी,
हमें ये पता है, और ये तकलीफ आपको होती रहे। आतंकवादियों की ऐसी तैसी हो रही है, आतंकवादियों को सजाएं मिल रही है, और आपको तकलीफ होगी, ये तकलीफ होती रहे। ये आपकी तकलीफ देख के बहुतों को खुशी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आतंकियों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। चलिए, मेरे पास एक आखिरी कमेंट का ही वक्त बचा है। विजय शंकर तिवारी जी, हमारे साथ जो दो पैनलिस्ट हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आपको फ्रिंज एलिमेंट करार दे रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की सोच को रूढ़िवादी करार देते हैं। देखो अजय जी, जो जनता का परसेप्शन है वो परसेप्शन होता है। शोएब और रहमान साहब के परसेप्शन कोई मायने नहीं रखता है। ये टीवी पर भला भला बोलना, इससे पब्लिक को बिल्कुल जमीन पर महत्वपूर्ण है। जमीन पर काट करते हैं, जमीन पर कोई पर बोल देता तो गला काटते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर सहिष्णुता बात करना, शांति की बात करना, आपको सब लोग जानते हैं, दुनिया भर के लोग जानते हैं आपके साथ अमेरिका क्या करता है, फ्रांस क्या करता है, जर्मनी क्या करता है। अभी भारत की छवि की बड़ी चिंता थी, आप अपनी छवि की चिंता करिए। जो आप जहां जाते वहां नंगे करके आपकी जंगा जोली होती है, आपको फ्रांस से भगा दिया जाता है। जर्मनी में कहा जाए तो औकात में रहिए तो रहिए, नहीं तो मत रहिए, भाग जाइए। जापान में आपके, यानी दुनिया भर में आपके साथ क्या व्यवहार होता है, चाइना आपके साथ क्या कर रहा है, इसलिए भारत की चिंता आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है। भारत की चिंता, मैं क्षमा चाहूंगा, इस बहस को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, हमारा वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खुलेआम सड़कों पर एक धर्म विशेष को धमकी देना यह अपने आप में संविधान तर्क नहीं है। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि और कठोर और ठोस कार्रवाई होगी, ताकि इस तरह की बातें कम से कम उत्तर प्रदेश में न दिखाई दें। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में संग्राम जारी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद के बाहर से मार्शल बुलाकर विरोधी दलों के सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। सरकार का कहना है कि संसद को ठप करना विपक्ष का सोचा समझा एजेंडा था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।